हे एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है। क्या देखेंगे मेरे बच्चों कि बायोगैस का प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। बायोगैस, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए बायोगैस होती कैसी है और इसको बनाने में माइक्रोब का क्या यूज़ है। चलिए, बायोगैस क्या है, इसको हम वैसे तो गोबर गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गोबर गैस। ये कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। क्या क्या गैस होती हैं? मीथेन, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। लेकिन मेजरली अगर बात करी जाए तो वो होती है मीथेन। वैसे तो CH4 दैट मीन मीथेन को ही हम बायोगैस बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा इन अदर गैसेस का भी मिक्सचर देखने को मिलता है। वो क्या है? H2S एंड CO2। ठीक है, कई जगह पर आपको केवल CO2 ही लिखा मिलेगा। ठीक। अच्छा, ये जो बायोगैस है जिसको आप गोबर गैस कह रहे हो, इसका यूज़ क्या है? तो आप बताओगे। इसका यूज़ होता है कुकिंग गैस की तरह और लाइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की लाइटिंग के लिए और कुकिंग के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। माइक्रोब्स अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे और बायोगैस प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस बायोगैस को बनाने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ठीक। अब ये कौन से माइक्रोब्स होते हैं जो ये काम करते हैं? इनको हम बोलते हैं मेथिनोजेन बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मेथिनोजेन बैक्टीरिया। तो जो मेथिनोजेन बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कॉमनली मेथिनोजेंस कहते हैं। ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? एनारोबिक। देखो, दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एरोबिक और एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करें, मतलब रेस्पायरेशन करते हैं, वो एरोबिक होते हैं, और जो बिना ऑक्सीजन के करें वो एनारोबिक। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अब रेस्पायरेशन के लिए आपको एक फूड की भी ज़रूरत होती है। वो कौन सा फूड मटेरियल है जिसको ये यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पायरेशन? तो आप बताओगे सेल्यूलोज। क्या? सेल्यूलोज। अब जरा थोड़ा सा समझते हैं हम करते क्या हैं। जो गोबर होता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जानवरों का जो गोबर होता है, हम उससे गोबर गैस बनाते हैं। अब उस गोबर के अंदर, जिसको हम डंग कहते हैं, उस डंग के अंदर होता है सेल्यूलोज। ठीक है। और इस सेल्यूलोज का एनारोबिक तरीके से रेस्पायरेशन कर दिया जाता है या उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। कौन करता है ये डिग्रेडेशन? तो आप बताओगे मेथेनोजन। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया एनारोबिक तरीके से डंग के अंदर के सेल्यूलोज को डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, मैंने फिर बोला था मेनली CH4 लिखा होता है। ठीक है। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिक तरीके से ग्रो होते हैं और सेलुलोज जो होता है उनके डंग में, काव के, बफेलो के, उनके डंग के सेलुलोज को डिग्रेड करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उससे प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। ठीक है। अब मैं आपको मिथेनोजेन बैक्टीरिया का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम क्या है? मेथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है, ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया जिनको हम मेथेनोबैक्टीरियम भी कहते हैं, ये मिलेंगे कहाँ? तो आप बताओगे एनारोबिक स्लज और कैटल्स के र्यूमेन में। अब इतनी बातें आपको समझ में नहीं आई, चलिए मैं समझाता हूँ। कैटल्स जैसे काओ, बफेलो जो होते हैं, इनको हम कॉमनली र्यूमिनेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं र्यूमिनेंट? क्योंकि जो इनका स्टमक होता है उसके अंदर एक चैम्बर है र्यूमेन। जो काओ, बफेलो है, ये र्यूमिनेंट है। क्यों? क्योंकि इनके स्टमक में एक चैम्बर होता है, उसका नाम होता है र्यूमेन। और स्टमक के इसी चैम्बर के अंदर मेथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और कई सारे एनारोबिक स्लज में भी होते हैं। स्लज मतलब बेकार की चीज़। ठीक है। स्लज अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ होता है। गोबर को ही हम स्लज बोल रहे हैं। तो गोबर के अंदर भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और इन जानवरों के जो कैटल्स है, इनके र्यूमेन में भी आपके ये बैक्टीरिया मिलते हैं। काम वही अभी बताया था पीछे, सेल्यूलोज का डाइजेशन। फिर से सुनो। काओ और बफेलो का जो डंग होता है, ठीक है, उसको हम स्लज कह रहे हैं।
ठीक है, उस स्लज के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक तरीके से ये ग्रो करते हैं। उसके अलावा कैटल्स के र्यूमेन में होते हैं जो कि स्टमक का पार्ट है, और इन बैक्टीरिया का काम है सेलुलोज का डाइजेशन करो और बायोगैस बनाओ। ठीक, अभी जो एनारोबिक स्लज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटल डंग या गोबर। तो हम कह सकते हैं जानवरों के गोबर में बहुत सारे ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आगे देखेंगे बायोगैस के बारे में, बायोगैस प्लांट के बारे में। तो देखिए ये है आपका बायोगैस प्लांट। देखिए इसमें क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले ये जो बना हुआ है, क्या चीज़ मेरे बेटे, ये जो आपको एक टैंक जैसा दिख रहा है, इसी टैंक का नाम क्या है। चलिए देखिए, इस टैंक का नाम होता है एनारोबिक डाइजेस्टर। क्या नाम होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर। मतलब यही वो टैंक है जहाँ पे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जाएगा और उससे बायोगैस बनाई जाएगी। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, ये जो बना हुआ दिख रहा है बेटा, इस टैंक का नाम है एनारोबिक डाइजेस्टर, और यही वो स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों जिसके अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा और बायोगैस बनेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है। इन चैम्बर का क्या रोल है, इस चैम्बर के अंदर स्लरी भरी जाती है। अरे ये स्लरी क्या होता है, डंग स्लरी कहते हैं। डंग मतलब गोबर। इसमें गोबर और पानी दोनों को मिलाकर डाला जाता है, उसको लगातार घुमाते रहते हैं जिससे एक पतला पतला पेस्ट जैसा बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं डंग स्लरी। ये एक चैम्बर है, ठीक है, जिसमें डंग स्लरी है। डंग स्लरी कैसे बनाते हैं, गोबर लेंगे, गोबर में पानी डालेंगे और उसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे पतला पतला पेस्ट बन जाता है, उसे बोलते हैं डंग स्लरी। फिर इस डंग स्लरी को इस रास्ते से होते हुए इस एनारोबिक टैंक में पहुंचा देंगे। ये जो एनारोबिक टैंक है मेरे बच्चों, ज़मीन के अंदर 10 से 15 फीट गड्ढे में लगाया जाता है। कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है ये, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये एक फ्लोटिंग लिड की फॉर्म में है। कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक तरह का फ्लोटिंग लिड है, मतलब ये ऐसे ही ऊपर होता रहता है। ठीक है, जब गैस बनेगी तो ये ऊपर होता चला जाएगा। ठीक है, इस टैंक को लगा देंगे। ठीक, इस देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर बहुत सारी डंग स्लरी आ जाती है। उस स्लरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस स्लरी के अंदर मिथेनोजिन बैक्टीरिया होते हैं और सेल्यूलोज होता है। फिर से सुनिए, ये है आपका कंक्रीट का टैंक, ये है एक चैम्बर जिसमें से स्लरी को हम इसमें पहुंचाते हैं। स्लरी यहाँ पर आके सड़ने लगती है, मतलब यहाँ पर जो स्लरी आई है उसके पास दो चीज़ें हैं, सेल्यूलोज और मेथेनोजिन बैक्टीरिया। मेथेनोजिन बैक्टीरिया उस स्लरी को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसमें ये गैस बनती है, ठीक है, जिसको हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। ठीक, जब ये गैस यहाँ बन जाती है तो ये गैस इस छोटे से पाइपलाइन से होते हुए अपनी जगह पर पहुँचा दी जाती है जहाँ इसका इस्तेमाल करना होता है। फिर से देखें एक बार, 10 to 15 फीट गहरा कंक्रीट का टैंक है, एनारोबिक टैंक है जहाँ पे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक, ये एक चैम्बर है जहाँ से स्लरी को हम पहुँचाते हैं इस टैंक के अंदर। ठीक है, फिर स्लरी में दो चीज़ें हैं, एक तो बैक्टीरिया है, मेथेनोजन बैक्टीरिया, और सेल्यूलोज। वो बैक्टीरिया एनारोबिक तरीके से उस सेल्यूलोज का डाइजेशन कर देगा और उससे बनेगी बायोगैस जिसको गोबर गैस कहते हैं। मीथेन मेन आंसर है, मीथेन, CO2, H2S तीनों होते हैं। फिर वो इस पाइपलाइन से होते हुए आगे चली जाएगी। ये जो फ्लोटिंग लिड बना हुआ है ऊपर, ये फ्लोटिंग लिड है, ये धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है जैसे जैसे गैस बनती चली जाती है। ठीक, फिर जो यूज्ड स्लरी है, बेकार का वेस्ट है, उसे हम स्लज कहते हैं। जो यूज स्लरी है, बेकार का वेस्ट है, उसको हम स्लज कहते हैं। उस स्लज को यहाँ से निकाल के खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में हम खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोगैस प्लांट। चलिए आगे देखते हैं।
तो अभी हमने मेरे बच्चों क्या देखा कि जो बायोगैस है वो किस किस से कंसिस्ट हुआ है, मतलब किस किस चीज़ से बना है। तो आप बताओगे इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक जो 10 से 15 फीट गहराई में लगाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या काम होता है इसका? ये वही है जहाँ पर हम बायो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। बायो वेस्ट मतलब वही डंग की स्लरी और भी जितनी भी गंदगियाँ होती हैं, मतलब बेकार का जो वेस्ट मटेरियल होता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इस टैंक में पहुँचा देते हैं। इस टैंक के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, एक फ्लोटिंग लिड लगा होता है जिसको फ्लोटिंग कवर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फ्लोटिंग लिड लगातार ऊपर आता रहता है, जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ये ऊपर की तरफ आता रहेगा। फिर आप क्या देखोगे, इसमें एक आउटलेट लगा होता है, वही पाइपलाइन जो बताई थी। ठीक है, एक आउटलेट होता है, उसको उस पाइपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं और वो जो पाइप होता है बायोगैस को सप्लाई कर देता है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा आउटलेट था जिसमें से हमने स्पेंट स्लरी निकाली थी, जिसको हम स्लज कह रहे थे, उसको हम खेतों में डाल देते हैं एज फर्टिलाइजर, इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन IARI और KYIC, इन दोनों ने ही, मतलब ये दो ग्रुप बनाए गए, इन्हीं दोनों ने क्या करा, इस बायोगैस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया था इंडिया के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन आता है, इन इंडिया बायोगैस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय, तो आप बताओ डेवलप्ड बाय IARI एंड KVIC। क्या है IARI? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC क्या है? खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।